से पहले मैं जितने शदीद अल्फाज मेरे पास हैं जी मैं उनका इस्तेमाल करके इस जहरियत का मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं जो अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली अटैक किया है एक सॉवरेन नेशन पे। दिस इज फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट चार्टर जो हर मुल्क को आजादी देता है। जी और बदनसीबी हमारी यह है कि हमारे वजीर आजम साहब भी पिछले दिनों वहां गए और उन्होंने भी कहा हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन एक लफ्ज तक नहीं बोला कि उस फलस्तीन में जो निहत्ते लोग भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे मर गए और उन लोगों पर जो गोलाबारी की गई, वहां जो तबाही की गई, एक लफ्ज कंडेमनेशन का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर नहीं किया। हर वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। अमेरिका को खुश, मुझे अभी भी याद है एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था जो डिफेंस एक्सपर्ट भी था, वो कहता था कि इट इज डेंजरस टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका, it is fatal to be, it is dangerous to be enemy of the America, but it is fatal to be its friend. अमेरिका के साथ दुश्मनी तो ठीक है, डेंजर है, लेकिन इसके साथ दोस्ती जो है वो फेटल है। ओके तो खैर मुझे लगता है कि 76-77 साल के बाद फॉरेन पॉलिसी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आई है। देयर इज अ ट्रांसमॉग्रिफिकेशन एंड दैट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज कि आरएसएस और जो ठीक है मुजफ्फर साहब, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन चूंकि आज हमारा मौजू थोड़ा अलग है और मैं आप समझ गया आपने जो कहा, और मैं अब ये भी बता दूं कि आज वजीर आजम का बयान आया है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा है कि ये जो जंग जैसी स्थिति बन गई है और मिडल ईस्ट में जो उथल पुथल मची है, ये जो है भारत के लिए एक चिंता का विषय है। ये उन्होंने कहा है, आज का स्टेटमेंट है कि भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर आपने नेतन्याहू की तारीफें की, आपने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। यहां आकर आप कहते हैं कि जंग की स्थिति, जंग तो हो गई। एक ऐसा लीडर जो खाली ईरान में पॉपुलर नहीं था, वो मेरा भी लीडर था, कुछ का तो मजहबी लीडर था, रूहानी लीडर था, लेकिन कुछ का कन्विक्शन का लीडर था। ही वॉज अ लीडर फॉर मी, he was a leader for billions of the people all over the world. तो इसका मतलब यह है कि अगर मुजफ्फर साहब एक मिनट, अगर आपको इस बात का एहसास है तो फिर आपको इस बात का शदीद एहसास, और आगा रुहुल्लाह को जो एहसास है वो भी शदीद एहसास जायज है, वो भी सही है अपनी जगह पर। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं कंडेमनेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। I am not a representative of the national conference, nor I am a mouthpiece of the national conference. लेकिन आप जब देखिए मुजफ्फर साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप अगर देश की क़यादत से उम्मीद रखते हैं तो आप जिस यूटी या राज्य में है उसकी क़यादत से भी तो ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। वहां की भी तो क़यादत आपके लिए अकाउंटेबल है, या वो आपके लिए या आप उनके लिए। विशाल साहब, लोगों ने आकर प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर निकले। एक पार्टी, क्योंकि पार्टी जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करेगी, ना रजौरी पुंछ की पार्टी नहीं, लेकिन जब अभी इन्होंने अगारुल्लाह ने क्या लिखा है कि एक बड़ी तादाद में ये वो इलेक्टोरेट है जो सड़कों पर हैं, जिन्होंने आपको वोट देकर चुना, आप यहां पे वज़ारत उज़्मा तक पहुंचे और आप एक लफ्ज कंडेमनेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ट्वीट अभी देखा नहीं कि उन्होंने कंडेम, मैंने पढ़ के सुनाया आपको, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, मैंने पढ़ के सुनाया अभी। ठीक है कि आपका नहीं है भाई, वो आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक कंसर्न के नाते सवाल कर रहा हूं। ये मैंने पढ़ के सुनाया, मैं आप कहेंगे तो फिर पढ़ के सुना दूंगा। अगर कंडेम नहीं किया है तो ये गलत है, कंडेम करना चाहिए, क्योंकि जब लोग जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनको सदमा पहुंचा है, तो ये जरूरी है कि लीडर उसको कंडेम करे। जब मुझे सदमा पहुंचा है, मेरे वोटर्स को सदमा पहुंचा है, मुझे हकीकत है मुझे बहुत सदमा पहुंचा, और मुझे सदमा सिर्फ इसलिए नहीं, आयतुल्लाह खamenei एक शहीद हुआ, वो एक शेर की मौत मरा, मुझे उसका उतना अफसोस नहीं हुआ। अफसोस ये हुआ कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी को तार तार करके, फिर तो आप किसी भी मुल्क में, कल आप हिंदुस्तान में भी किसी को आकर मार सकते हैं, कल आप किसी मुल्क में जा सकते हैं, तो मुल्क की सॉवरेनिटी कहां रही? मुझे ये बताएं, सॉवरेनिटी जो है कि एक
बिल्कुल, जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उससे सवाल बिल्कुल जायज है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अब मुझे मौका दें, मैं दूसरे पैनल के पास जाऊं, फिर आपके पास आऊंगा। कमांडर जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस अफसर बतौर। जीजे सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं, काफी हसास शख्सियत है आपकी भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मौजू समझ गए हैं कि आज मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर डिवीजन में खासतौर से एक बड़े हिस्से पर बड़ी तादाद में कल भी, आज भी लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने आयतुल्ला अली खामने को जिस तरह से असैसिनेट किया गया, एक संप्रभु राष्ट्र के अंदर अटैक करके, उसके खिलाफ उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया और नारेबाजी भी की। लेकिन आगा सईद रूहुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, वो अपने ही पार्टी के टॉप कैडर से ये डिमांड कर रहे हैं और उनको एक तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आपके लफ्ज से, आपके मुंह से कोई लफ्ज कंडेमनेशन का क्यों नहीं निकल रहा। आप इसे कैसे देखते हैं कमांडर साहब? वैसल आजम साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं कहूँगा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि एक दुनिया का बहुत बड़ा रूहानियत जो लीडर था, उसको अमेरिका और इजराइल ने मिलके उसके ऊपर अटैक करके उसको मार दिया और साथ में बहुत और लीडर्स भी कत्ल हो गए जी। मगर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस एनालिस्ट हूँ और चीजों को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि कहाँ पे क्यों हो जाता है। हाँ, तो ये अल्फाजों की बात होती है, जैसे आपने कहा जुबान की लड़ाई होती है। एक जुबान के साथ आप यहाँ स्टूडियो पे बैठे हुए दुनिया के दूसरे कॉर्नर पे आदमी के दिल को तोड़ सकते हैं, दुश्मन बना सकते हैं, बातें करके या तो खुश कर सकते हैं, जहां उसको दुश्मन बना सकते हैं। जबान के अंदर इतनी ताकत होती है, अल्फाजों के अंदर इतनी। मैं इसी सब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको स्टडी किया है। बात असल में ये हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका और इजराइल जो है वो इतने अगेंस्ट क्यों थे ईरान के। खासकर इजराइल एक रीजनल पावर है, हम समझते हैं, सब जानते हैं। अमेरिका ग्लोबल पावर है जी। और जो हमारे जो रूहानियत लीडर थे, रूहानी लीडर जी, सैयद आयतुल्ला अली खामनेई साहब, हाँ, अभी ये वहां के एक बहुत बड़े लीडर थे ईरान के। अच्छा, हाँ। ये पिछले 37 साल से ये और इनकी गवर्नमेंट की ये ओपन पॉलिसी रही है जी कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये भी कहते रहे हैं कि इजराइल का जो नामो निशान है दुनिया के मैप से वाइप आउट कर देना चाहिए जी। और अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ जाए तो सबसे पहले जो मारेंगे वो इजराइल को खत्म करेंगे। को इजराइल को बहुत भारी दुश्मन समझते हैं, जबकि मेरी जो स्टडी कहती है कि चाहे वो यहूदी हो या हमारे प्रेज बी टू हिज नेम, पीस बी टू नबी साहब, हमारे जो हैं लीडर, वो भी उसी फैमिली से आते हैं जी। और दोनों अब्राहम की औलाद हैं जी। और जब ये इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट पिछले 37 साल से दे रहे थे, तो ये इजराइल और अमेरिका इनको यही समझाते रहे कि आप न्यूक्लियर बम ना बनाएं, आप पीसफुली रहते रहें, इनको भी रहने दीजिए इजराइल को। मगर ये कह रहे थे एग्जिस्टेंशियल, कि एग्जिस्ट नहीं रह सकता, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देते थे उनको और रेगुलर देते थे। और फिर जो एक्सेस इन्होंने बनाया ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे वो हूथीज हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये भी इन्हीं ईरान की ही एक शाखा समझे आप। तो इन चीजों को देखते हुए अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर इजराइल ने और अमेरिका ने मिलके, क्योंकि दोनों को वो बड़ा शैतान, एक को छोटा शैतान भी दुनिया में चल रहा था उनका नाम, तो ये जो गुस्सा था उनके अंदर, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि मिलिट्री पावर्स हैं, वो भी दुनिया में रहना चाहते हैं आप, तो इसलिए उन्होंने ये ऐसा मिलिट्री एक्शन लिया है जी। तो ये मतलब लेकिन देखिए मैं उस तरफ अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग फिर चैप्टर खुल जाएगा। क्योंकि भाई आप जिंदा रहना चाहते हैं, मतलब ये है कि आप 70,000 लोगों को मार देंगे, आप 70-80 हजार लोगों को मार देंगे, आप औरतों बच्चों को मार देंगे, आप स्कूलों पर बम गिराएंगे। अभी देखिए ईरान में भी बम जो गिरा उसमें स्कूलों पर बम गिराए गए, 150 से ज्यादा बच्चियां मारी गई, स्कूली बच्चियां। तो वो एक अलग जो आप बात कर रहे हैं जी साहब, वो मैं उसकी कदर करता हूं आपके जज्बे की। क्या हाल करते हैं इजरायली करते हैं, ये मैं तो कहता हूं
एक गलत बात हुई है। पैलेस्टाइन में दिल दुख जाता है, ऐसे बम्बार्डमेंट करता है इजराइल। जी। इजराइल को भी समझना चाहिए कि बच्चों को वो ना मारे, वो महिलाओं को ना मारे, और वो भी चाहे वो लेबनान हो चाहे ये बिल्कुल। हो, वो ये जी जी लड़ाई यासीन साहब, लड़ रहा है। बहुत 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 सारा एहतराम आपका। मुझे जरा मौका दे, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, चूंकि ये वक्त जो है वो इफ्तार का चल रहा है, तो कई लोगों को थोड़ा उसके पहले या उसके बाद जरा सा इजाजत दी जाए। मैं आगा सैयद मुज्तबा, आप एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईरान अफेयर्स के। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जो सवाल उठाया है वो ये कह रहे हैं अपनी ही पार्टी के टॉप लीडरशिप से कि भाई आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको जिन लोगों ने वोट देकर के इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज आप मतलब आप वज़ारत उस्मा संभाल रहे हैं, आप वज़ीर आला आप बने हुए हैं, लेकिन आप एक कंडीशन के लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं उन इलेक्टोरेट की कम से कम दिल रखने के लिए कि जिनका कनेक्ट वो फील करते हैं अपने रूहानी लीडर से। आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सही सवाल है। एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसलमान आबादी है जिनकी जो है दिल को ठेस पहुंची है, और इस रियासत के जो वजीर आला हैं वो उनकी तरफ से एक वर्ड भी कोई कंडेमनेशन में नहीं आता है, जबकि हम ये हाल देखते हैं खुद हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से कोई कंडेमनेशन का स्टेटमेंट नहीं आया है, जबकि ईरान एक दोस्त मुल्क रहा है हिंदुस्तान का, और काफी वजीर आजम जो 37 साल का उनका दौर रहा है, 37 सालों में मुतअद्दिद जो वजीर आजम हिंदुस्तान के उनके साथ हमेशा मुलाकात उन्होंने की है, और आपस में तिजारती और दोस्ताना जो है रवाबित आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल से रहे हैं। लेकिन इतने बड़ी जब असैसिनेशन हुई, इतने बड़े कायद की जब जो ये जालिमाना कार्रवाई जब उन पे हुई, तो खुद वजीर आजम हिंद की तरफ से भी कोई कंडेमनेशन नहीं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ठीक है, तो आपको भी इस पर ताज्जुब हो रहा है, तो आसिफ शाह साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आगा सैयद रुहुल्लाह, हालांकि हमारी कोशिश थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कोई बंदा जुड़ता, लेकिन हमने जब उनसे राब्ता किया तो उन्होंने इस मौजू पर शायद अपनी बात रखना मुनासिब नहीं समझा, वो इस डिबेट में चर्चा में शामिल नहीं हुए। तो आसिफ शाह साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, खुला मैदान है आपके लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी विशाल साहब, मैं सबसे पहले यही आपसे बोलना चाह रहा था कि मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन तो इसमें होगा ही होगा, स्पोक्स पर्सन नहीं तो लीडर कोई होगा उनका। बहरहाल ये एक्सपेक्टेड था कि ये दिखाता है कि जैसे अभी आपने भी बोला कि वो नहीं है या उन्होंने इस पर बोलने से मनाही कर दी, तो ये अपने आप में कुछ दर्शाता है, ये दिखाता है कि उनकी मजबूरी है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन या बाकी लीडर जानते हैं कि इस पर बोलना एक बहुत जरूरी बात है, बोलना चाहिए। ये सिर्फ एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए या एक सोवरेन नेशन के ऊपर हमला नहीं है या आलम इस्लाम के ऊपर हमला है, तो एक बिल्कुल पीसफुल नेशन था जिस पर इससे पहले भी हमला हुआ, इसके बाद भी अब दोबारा हमला किया उसके ऊपर, तो एक कंडेमनेशन तो बनता था जी। मगर ये अपने आप में दर्शाता है, अपने आप में दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप लीडरशिप है और उसकी जो सेकेंड लाइन ऑफ जो लीडरशिप है, इन दोनों में दरार है, इन दोनों में तजाद है। ये भी चाहते हैं कि बोला जाए। दूसरा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं, देखिए मैं आपसे ये बोलता हूं कि जब भी आपने जो भी उमर अब्दुल्ला साहब को जो अपनी दोस्तों के लिए जो काम करवाने होते हैं, तब यूनाइटेड ये हमारा यूनियन टेरिटरी नहीं होती, जब उसको आवाम के लिए कोई काम कराना पड़ता है तब वो हमको यूटी का हवाला देते हैं, तब वो हमको बताते हैं कि तौसीफ साहब थोड़ा साफ साफ बोलिए, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्या किस बात का डर है? साफ यही है कि वो बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लो है। जबकि हमने देखा, मेरा 2 दिन पहले भी टाइम्स नाउ के ऊपर डिबेट था, 2 दिन पहले भी मैंने उनको यही बोला कि द साइलेंस इन द डेमोक्रेसी डजंट मीन डेमोक्रेसी, दिस मीन्स कि आप एक अपनी आवाज को किल कर रहे हैं, आप अपनी एक सॉवरेन आवाज को किल कर रहे हैं। अगर आपने डेमोक्रेसी में चुप्पी साधी, चुप्पी नहीं साधनी है, आप दोस्त होकर भी बोल सकते हैं। मैं अगर विशाल साहब का दोस्त हूं, विशाल साहब ने किसी जगह गलती की तो मैं बाइशती दोस्त भी विशाल साहब की सही कंडेमनेशन कर सकता हूं, मगर ये कहना कि जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी बिल्कुल कोई बात नहीं की, उन्होंने गाजा तक में वहां जब अभी हमला नहीं हुआ था तो उन्होंने बिल्कुल गाजा की कोई बात नहीं की, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ गाजा के बारे में। तो ये वही एक सीरीज चल रही है, ये हैंड एंड ग्लोव है नेशनल कॉन्फ्रेंस का विद बीजेपी। ना बीजेपी ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहती है,
उनके मफादात है, वो कुर्सियों पर आयद हैं, वो बैठे हुए हैं, वो अपने काम कर लेते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर एनसी की टॉप लीडरशिप जो है वो अगर ईरान पर हुए इस हमले के मजम्मत पे कोई अल्फाज अदा कर देंगे अपनी जुबान से, या आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर कोई अपने अल्फाज का अदायगी कर देंगे, तो उनको खतरा हो जाएगा उनकी सरकार को। तो बीजेपी की पॉलिसी वायलेट हो जाएगी ना। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने एक बयान नहीं दिया है आयतुल्लाह खामेनी पर, एक बयान नहीं आया है, एक बयान गाजा पर नहीं आया है, एक बयान नहीं। हालांकि मैंने जैसा पहले बताया कि आज वज़ीर आज़म को जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है, उससे काफी चिंता का इजहार किया और कहा है कि जो स्थितियां जो है वो बातचीत से संभाली जानी चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है, और मिडल ईस्ट में जिस तरह से ये आग फैलती जा रही है वो भारत के चिंता का विषय है। उन्होंने बताया, ये बात उन्होंने आज उनका स्टेटमेंट है। बहरहाल जो आप कहना चाह रहे हैं वो अपनी जगह पे है। अब मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं तहसील साहब, इस स्टैंड के बाद जो आगा सैयद रूहुल्लाह ने लिया है, क्या एक बार फिर से एनसी में वही चीज देखने को मिलेगी जब हम देख रहे थे कि जब बाई इलेक्शन के दरमियान जो उसका नतीजा भुगतना पड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 50 साल से लगभग जो सीट वो हारी नहीं थी वो हार गई, क्या ऐसे ही कुछ फिर से एनसी के अंदर कुछ ऐसा मामला आ जाएगा? ये तो आपको मानना पड़ेगा कि रूहुल्लाह शिया लीडर है, वो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और ये सानिया जो हुआ है ये शिया लीडरशिप का है। लेकिन सड़कों पे जो लोग निकलकर जो इजहारे गम कर रहे हैं उनमें हर मकतबी फिक्र के लोग हैं। मिक्स्ड है मगर जो मेन सानिया है, देखिए हमारे लिए वो रूहानी लीडर थे, हमारे लिए वो एक इस्लामिक वर्ल्ड के एक बहुत बड़े रूहानी लीडर थे, मगर शिया लोगों के लिए वो एक सुप्रीम कमांडर थे। शिया लोगों के लिए वो एक सुप्रीम लीडर थे, जिसकी शायद हम अगर वो हमसे कुछ बात कहते तो हम शायद गौर विचार ये सही है नहीं है हम करे नहीं करे, मगर शियाओं के लिए उनकी बात एक पत्थर की लकीर थी। तो क्या ये एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब तमाम लोगों से चाहूंगा। मुज्तबा साहब, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली ये डिसीजन कहीं कहीं इनकरेक्ट साबित हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? मुज्तबा साहब, देखिए ये बिल्कुल मैं समझता हूं, ये हर एक इंसानी तकाजा है कि ऐसी जो इंसानियत के अलमबरदार थे, जो दुनिया के तमाम मजलूमों के अलमबरदार थे। देखिए फलस्तीन के मजलूमों की, गजा की मजलूमों की जिस तरह ये बात करते थे, दुनिया में किसी ने नहीं की। हर कोई जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल रिलेशंस को नजर में रखते हुए सियासत और नैरेटिव चल रहे हैं। मतलब आप अरब ममालिक की बात कर रहे हैं, बन गया है कि अरब की बात कर रहे हैं, आप कुवैत की बात कर रहे हैं, आप सऊदी की बात कर रहे हैं, आप तुर्की की बात कर रहे हैं, आप जी देखिए आप यूएई की बात कर रहे हैं। दुनिया में अब हक और बातिल नहीं रहा जी, दुनिया में हक और बातिल अब नहीं रहा, दुनिया जो है नैरेटिव्स पे चल रहा है। मैं वही आपसे कह रहा था किस तरह से मतलब एक ईरान के साथ एक दोस्ताना, जब पिछले 2 साल पहले जब ईरान के प्रेसिडेंट की क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाएगा ये कारगुजारी? शोक मनाया, हो सकता इतने है, बड़े सानिया इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुकसान से ज्यादा इससे पूरी मैं जो समझता हूं कि उम्मा जो है और खासकर जो हिंदुस्तान में सॉवरेनिटी है ये उसको नुकसान है। हाँ, और